लेट्स स्टार्ट। तो लास्ट क्लास हमने डिस्कस किया था रेडियो एक्टिविटी। हमने डिस्कस किया था अल्फा डीके, बीटा डीके, के कैप्चर हमने डिस्कस कर लिया। क्या के कैप्चर डिस्कस कर लिया? गामा डीके के बारे में मैंने आपको डिटेल्स बता दिया, स्टेबल, मेटा स्टेबल, अनस्टेबल हमने डिस्कस किया। नहीं, ठीक है। तो आई थिंक हमने लास्ट क्लास फिर गामा डीके पे एंड किया था। वी हैव टू स्टार्ट फ्रॉम देयर आई थिंक। ठीक है। सो अभी तक हमने डिस्कस कर लिया अल्फा डीके, ठीक है। उसके अलावा हमने डिस्कस कर लिया बीटा डीके। अल्फा डीके आपको ऑलरेडी पता है, बीटा डीके आर ऑफ टू टाइप्स, बीटा माइनस एंड बीटा प्लस, ठीक है। इसके अलावा देयर इज अनदर काइंड व्हिच इज सिमिलर टू बीटा प्लस, दैट इज के इलेक्ट्रॉन कैप्चर, ठीक है। बीटा प्लस एंड के इलेक्ट्रॉन कैप्चर में जो सबसे बड़ा डिफरेंस है दैट इज, क्या बताया था मैंने आपको, बताओ। द बिगेस्ट डिफरेंस इज, correct. The biggest difference is that of neutrino. In case of a beta plus, in case of a beta plus, a neutrino is emitted. In case of K electron capture, no neutrino is emitted. ठीक है। फिर इसके अलावा हमने जस्ट गामा का डिस्कशन स्टार्ट ही किया था। इन दिस केस दिस इज सिंपली अ रिलीज ऑफ एनर्जी, ठीक है। यहाँ पे कोई भी पार्टिकल रिलीज नहीं होता है, यहाँ पे सिर्फ एनर्जी रिलीज होता है इन द फॉर्म ऑफ गामा रेज, ठीक है। अब देखो, इसके लिए हमने डिस्कस किया था कि अगर आपको कभी सिंबल ऐसे दिया गया है कि x स्टार, ठीक है, z a gives you x z a प्लस गामा, ठीक है। तो अब देखो इस पूरी चीज का मतलब क्या है। जैसा कि हमने एटॉमिक स्ट्रक्चर में, ठीक है, जैसा कि हमने एटॉमिक स्ट्रक्चर में डिस्कस किया था हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम, ठीक है, एटॉमिक स्ट्रक्चर में डिस्कस किया था हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम। अब हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम, ठीक है, हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम का रीजन क्या था? Why was hydrogen spectrum emission or absorption observed? जैसे कि अगर सपोज करो आप पर्टिकुलर एमिशन स्पेक्ट्रम, तो एमिशन स्पेक्ट्रम किस वजह से ऑब्जर्व हो रहा था? बताओ इन योर ओन वर्ड्स, जो भी आपको लगता है। ऑब्वियसली एनर्जी रिलीज्ड, करेक्ट, ठीक है। द करेक्ट वर्ड इज चेंज ऑफ एक्साइटेड स्टेट, ठीक है। इन केस ऑफ एच स्पेक्ट्रम, अगर हम इन पर्टिकुलर एमिशन की बात करें, अगर हम इन पर्टिकुलर एमिशन स्पेक्ट्रम की बात करें, तो उस केस में क्या हो रहा था कि लेट्स से वी आर टॉकिंग अबाउट हाइड्रोजन ओनली, ठीक है। तो ग्राउंड स्टेट वुड बी n इक्वल टू 1, एक्साइटेड स्टेट्स इसके ऊपर होगा, ठीक है। लेट्स से 2 3 4 5, लेट्स से द इलेक्ट्रॉन वाज प्रेजेंट इन द फोर्थ स्टेट और द थर्ड एक्साइटेड स्टेट, ठीक है। अब ऐसे केस में दिस पार्ट यू ऑलरेडी रिमेंबर कि an electron cannot stay in an excited state for a very long time, it has to come down। तो जब वही इलेक्ट्रॉन नीचे कोई और एक्साइटेड स्टेट में, या फिर वही इलेक्ट्रॉन जब नीचे ग्राउंड स्टेट में आता है, तो इट रिलीजेस एनर्जी, ठीक है। अगर सपोज करो वो चीज जो है 4 से 2 जा रहा है, तो किस रेंज में एनर्जी रिलीज करेगा? किस रेंज का मतलब? अल्ट्रावायलेट, विजिबल, इंफ्रारेड, वो मैं पूछ रहा हूँ। अगर वो 4 से 2 जा रहा है तो किस रेंज में एनर्जी रिलीज होगा? करेक्ट, 4 से 2। आप हमेशा लोअर नंबर चेक करोगे, लोअर नंबर इज 2, दैट इज बामर सीरीज, ठीक है। बामर सीरीज का मतलब हुआ विजिबल। और अगर यहीं पे 4 से 1 जा रहा है तो फिर कौन सा रेंज में आएगा? करेक्ट, अल्ट्रावायलेट, ठीक है। तो जैसे कि यहाँ पे आपका इलेक्ट्रॉन एक एक्साइटेड स्टेट से लोअर स्टेट में आ रहा है, इसलिए एनर्जी रिलीज हो रहा है। गामा डीके में भी एग्जैक्टली सेम चीज ही है, ठीक है। सिर्फ यहाँ पे डिफरेंस क्या है कि रेडियो एक्टिविटी इज अ न्यूक्लियर फिनोमेना। तो रेडियो एक्टिविटी इज अ न्यूक्लियर फिनोमेना का मतलब क्या है कि इन दिस केस द न्यूक्लियस इज इन एन एक्साइटेड स्टेट। यहाँ पे क्या था? यहाँ पे इलेक्ट्रॉन एक्साइटेड स्टेट में था, यहाँ पे द न्यूक्लियस इज इन एन एक्साइटेड स्टेट, ठीक है। अब अगर एक्साइटेड स्टेट में है ये चीज, तो ये ग्राउंड स्टेट पे आएगा। एंड ये ग्राउंड स्टेट पे कैसे आता है? बाय रिलीजिंग सम अमाउंट ऑफ एनर्जी। इज दिस क्लियर? तो यहाँ पे जब भी आपको यहाँ पे स्टार मार्क दिया जाता है, इसका मतलब क्या है कि द इलेक्ट्रॉन, सॉरी, द एटम इज इन एन एक्साइटेड स्टेट। एंड इन दिस केस एटम का मतलब न्यूक्लियस होगा, नॉट इलेक्ट्रॉन, न्यूक्लियस। क्लियर? क्लियर हुआ सभी को यहाँ तक? ठीक है।
सो कंटिन्यूइंग अब देखो आपको ये टर्म ऑलरेडी पता है कि अगर आप एनर्जी एंड स्टेबिलिटी को रिलेट करोगे, अगर आप एनर्जी एंड स्टेबिलिटी को रिलेट करोगे तो आर दे डायरेक्टली प्रोपोर्शनल और इनवर्सली प्रोपोर्शनल? एनर्जी एंड स्टेबिलिटी, करेक्ट। एनर्जी एंड स्टेबिलिटी जो है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। अगर एनर्जी इंक्रीज करता है, ठीक है, अगर एनर्जी इंक्रीज करता है तो स्टेबिलिटी जो है वो डिक्रीज करता है एंड वाइस वर्सा। अच्छा, सो कीप दिस पॉइंट इन माइंड। अब देखो इसको हम आगे यूज करेंगे। Now there are three types of equilibrium, ठीक है, अभी आपको देखो समझ में आ जाएगा। There are three types of equilibrium. The first type is called as stable equilibrium. The second type is called as neutral equilibrium. The third type is called as unstable equilibrium. अभी आपको इसका मतलब समझ में आ जाएगा, आप ध्यान दो। So these are all equilibrium terms: stable equilibrium, neutral equilibrium and unstable equilibrium. ठीक है, अब आप वर्ड्स पे ध्यान दो। स्टेबल इक्विलिब्रियम का मतलब क्या होता है कि अगर मैंने पार्टिकल को डिस्टर्ब किया, ठीक है, इनिशियली पार्टिकल वाज एट रेस्ट, ठीक है, मैंने पार्टिकल को डिस्टर्ब किया तो द पार्टिकल हैज अ टेंडेंसी टू कम बैक, द पार्टिकल हैज अ टेंडेंसी टू कम बैक टू इट्स ओरिजिनल रेस्टिंग पोजीशन। ठीक है, बस आप ये स्टेटमेंट ध्यान में रखो कि पार्टिकल जो है अपना रेस्टिंग पोजीशन पे वापस आना चाहता है। ठीक है, न्यूट्रल के केस में अगर आपने थोड़ा सा डिस्टर्ब किया तो वो थोड़ा सा ही डिस्टर्ब होगा, वो ना ही अपने रेस्टिंग पोजीशन पे आएगा ना ही वो और ज्यादा डिस्टर्ब होगा। ठीक है, इन केस ऑफ अनस्टेबल, अगर आपने पार्टिकल को थोड़ा सा भी डिस्टर्ब किया तो उसका डिस्टर्बेंस जो है वो इंक्रीज होता जाता है। ठीक है, आप बस ये सेंटेंस को ध्यान में रखो। अब अगर सपोज करो आपको कुछ ऐसा दिया जाए, ठीक है, लेट्स से दिस इज केस 1, दिस इज केस 2, ठीक है, एंड दिस इज केस 3। ठीक है, पहले आप सिनेरियो समझो। यहाँ पे ये बॉल जो है, दिस बॉल इज प्रेजेंट ऑन अ प्लेन सरफेस, ठीक है, यहाँ पे दिस बॉल इज प्रेजेंट ऑन टॉप ऑफ अ हिल, ठीक है, यहाँ पे दिस बॉल इज प्रेजेंट एट द बॉटम ऑफ दिस सरफेस। ठीक है, अब इसको डिस्टर्ब करने का मतलब क्या हुआ, ये सपोज करो ये इसका ओरिजिनल रेस्टिंग पोजीशन है। डिस्टर्ब करने का मतलब क्या हुआ कि आपने स्लाइटली इसको थोड़ा सा पुश दिया, बस थोड़ा सा ही। ठीक है, आपने इसको थोड़ा सा पुश दिया, आपने सेम इसको थोड़ा सा पुश दिया एंड आपने सेम इसको थोड़ा सा पुश दिया। ठीक है, अच्छा, दिस इज 1 2 एंड दिस इज थर्ड वन। ठीक है, तो इसमें से कौन सा है जिसको कि अगर आप थोड़ा सा भी डिस्टर्ब करो तो वो और डिस्टर्ब होता जाएगा? करेक्ट, ये आपको क्लियरली दिख गया कि अगर आप सेकंड वाले को थोड़ा सा भी पुश देते हो तो ये जो है ये तो और डिस्टर्ब होता जाएगा। ठीक है, सो नाउ दिस कम्स अंडर विच कैटेगरी, स्टेबल, न्यूट्रल और अनस्टेबल? ठीक है, अब आपको समझ में आया? ठीक है, अब ये जो है दिस इज योर अनस्टेबल इक्विलिब्रियम। ठीक है, अच्छा चलो नेक्स्ट चीज, इसमें से कौन सा है जिसको कि अगर आप थोड़ा सा डिस्टर्ब करोगे तो वो थोड़े से डिस्टर्बेंस से ही रह जाएगा और आगे नहीं बढ़ेगा? ठीक है, सो दैट इज नेचुरली 1 एंड 1। फिर तीनों कैटेगरी में से कौन सा आएगा, स्टेबल, न्यूट्रल या अनस्टेबल? करेक्ट, 1 जो है, हाँ 1 जो है वो आपका न्यूट्रल हो जाएगा। ठीक है, क्यों? क्योंकि अगर आप 1 को थोड़ा सा डिस्टर्ब करोगे तो वो एज इट इज ही रहेगा, बट वो अपने रेस्टिंग पोजीशन पे वापस नहीं आएगा। ठीक है, आपने इसको थोड़ा सा डिस्टर्ब किया, वो आगे जाके रुक जाएगा। एंड इसमें से कौन सा है जिसको कि आप कितना भी डिस्टर्ब करो वो अपने वापस स्टेबल पोजीशन पे ही आएगा? सो दैट इज योर थर्ड वन। समझ में आया ना सभी को? ठीक है, सो दिस इज योर न्यूट्रल इक्विलिब्रियम, दिस इज योर अनस्टेबल इक्विलिब्रियम एंड दिस इज योर स्टेबल इक्विलिब्रियम। ठीक है, स्टेबल इक्विलिब्रियम का मतलब कितना भी डिस्टर्ब करो वापस अपने पोजीशन पे आ जाएगा। न्यूट्रल मतलब थोड़ा सा डिस्टर्ब किया वो थोड़ा सा डिस्टर्ब होकर रह जाएगा। अनस्टेबल मतलब थोड़ा सा भी डिस्टर्ब किया तो वो कंटिन्यू होता जाएगा। ठीक है, नाउ along with these three, ठीक है, along with these three there is one more term called as metastable। ठीक है, कॉल्ड एज मेटास्टेबल। इसको हम अभी देखेंगे क्या होता है। तो सबसे पहले अगर आपको एक ग्राफ दिया जाए, ठीक है, अगर आपको एक एनर्जी डायग्राम दिया जाए, लेट्स से द एनर्जी डायग्राम इज समथिंग लाइक दिस। ठीक है, दिस इज पोजीशन 1, दिस इज पोजीशन 2, दिस इज पोजीशन 3, दिस इज पोजीशन 4। ठीक है, अब देखो आप ध्यान में रखो, जैसे अभी हमने यहाँ पे क्या डिस्कस किया है कि अगर आपका एनर्जी इंक्रीज करता है तो स्टेबिलिटी जो है वो डिक्रीज करता है। ठीक है, अब इस पॉइंट को ध्यान में रखना एंड उसके अलावा आप इस पॉइंट को भी ध्यान में रखो।
ठीक है। सो लुकिंग एट 1 2 3 4, ठीक है, लुकिंग एट 1 2 3 4, इसमें से सबसे ज्यादा अनस्टेबल कौन सा होगा? ठीक है, आपको दिख ही रहा है कि यहाँ पे मोस्ट एनर्जेटिक टर्म जो है वो 2 है। 2 के पास एनर्जी जो है वो मैक्सिमम है, तो 2 जो है आपका मोस्ट अनस्टेबल आएगा। ठीक है, ओके। अब इसमें से न्यूट्रल वाला कौन सा आएगा बताओ? न्यूट्रल वाला आपको दिख रहा है, न्यूट्रल वाला जो है वो 4 आएगा। न्यूट्रल वाला 4 आएगा। ठीक है, स्टेबल कौन सा आएगा बताओ? ठीक है, अगर आप स्टेबल देखोगे तो 1 और 3, ठीक है, 1 और 3 जो है दोनों ही स्टेबल आएगा, क्योंकि अगर आप दोनों ही केस में थोड़ा सा डिस्टर्ब करोगे, थोड़ा सा, बहुत ज्यादा नहीं, थोड़ा सा, अगर आप थोड़ा सा डिस्टर्ब करोगे तो वो अपने रेस्टिंग पोजीशन पे वापस आएगा ही आएगा। इज दिस क्लियर सो फार? ठीक है, सो 1 इज योर स्टेबल, ठीक है, 2 इज अनस्टेबल, 4 इज न्यूट्रल। ठीक है, थर्ड पे हम अभी आते हैं। सो अगर आप यहाँ पे देखोगे, दी स्टेबल पोजिशंस आर 1 और 3, the stable positions are 1 and 3. Now, between 1 and 3, which is more stable? Correct. Between 1 and 3, क्योंकि 1 एनर्जी में लोअर है, तो 1 जो है वो और भी ज्यादा स्टेबल है। ठीक है, सो थर्ड पोजीशन इज कॉल्ड एज मेटा स्टेबल। ठीक है, अब आपको मेटा स्टेबल का मतलब समझ में आ जाएगा। मेटा स्टेबल का मतलब क्या होता है? मेटा स्टेबल इज अ स्टेबल पोजीशन, बट इट इज नॉट द मोस्ट स्टेबल पोजीशन। ठीक है, मेटा स्टेबल जो है वो स्टेबल पोजीशन तो है, बट वो सबसे ज्यादा स्टेबल पोजीशन नहीं है। इज दिस क्लियर? विल टेक वन मोर एग्जांपल, बट यहां तक समझ में आया? ठीक है, लेट्स टेक अनदर एग्जांपल। ओके, ठीक है, लेट्स से यस, मेटा स्टेबल आप हमेशा कंपेयर करके निकालोगे। ठीक है, ओके, लेट्स से दिस इज 1, दिस इज 2, दिस इज 3, ठीक है, दिस इज 4, दिस इज 5। ठीक है, आपको जो पॉइंट्स दिए गए हैं आपको उसी के बारे में ही बताना है। ठीक है, सो बिटवीन 1 2 3 4 5, विच वुड बी न्यूट्रल? ठीक है, न्यूट्रल जो है आपको क्लियरली दिख रहा है कि 3 जो है वो न्यूट्रल आएगा। ठीक है, अगेन ऑब्वियसली मल्टीपल इज पॉसिबल। ठीक है, विच पॉइंट्स विच पॉइंट्स वुड बी अनस्टेबल इक्विलिब्रियम? ठीक है, यहाँ पे आपका आंसर 2 और 5 दोनों ही आएगा। ठीक है, योर आंसर हियर फॉर अनस्टेबल विल बी 2 एज वेल एज 5। ठीक है, विच विल बी मेटास्टेबल पोजिशन? मेटास्टेबल, क्या कर रहे हो? मेटास्टेबल मैंने क्या बोला? मेटास्टेबल इज स्टेबल बट नॉट द मोस्ट स्टेबल। तो यहाँ पे मेटास्टेबल कौन सा है? मेटास्टेबल विल बी 1। ठीक है, यहाँ पे 1 जो है वो स्टेबल आएगा। एंड विच वुड बी द ग्राउंड स्टेट? ठीक है, तो 4 जो है 4 आपका आ जाएगा ग्राउंड स्टेट। ठीक है, ग्राउंड स्टेट का मतलब आपको ऑलरेडी पता है, ग्राउंड स्टेट का मतलब मिनिमम एनर्जी। इन दिस केस योर ग्राउंड स्टेट इज 4। सभी को समझ में आया ना? यहाँ तक कंप्लीट कर लो। अगर आपने डायग्राम नहीं बनाया तो फिर आप कंप्लीट कर लो। उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, मैंने डायग्राम बहुत ही रफली बनाया है, उससे कोई फर्क
5 मेटास्टेबल नहीं आएगा, 5 इज नॉट अ स्टेबल पोजीशन। यहाँ पे वो स्टेबल होगा, अनस्टेबल होगा या न्यूट्रल होगा, आप सिर्फ उस पॉइंट का एनर्जी देख के नहीं निकालते, उसके आसपास के पॉइंट्स का एनर्जी भी देख के निकालते हो। डन, कंप्लीट हुआ क्या? कंप्लीट, ठीक है। So now we have to discuss a very difficult topic, ठीक है, called as group displacement law। अगर आपको नहीं समझ में आया तो आप ये छोड़ देना, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। The next topic is group displacement law, ठीक है। अब देखो यहाँ पे आपको सारे टर्म्स ऑलरेडी पता है कि अगर एक अल्फा डिके होता है, ठीक है, if there is an alpha decay then becomes z becomes z कैसे चेंज होता है बताओ? Correct, if there is an alpha decay then z becomes z minus 2, ठीक है। if there is a beta decay then z becomes z plus 1। मैंने यहाँ पे सिर्फ बीटा बोला है तो सिर्फ बीटा का मतलब हमेशा बीटा माइनस ही होता है, ठीक है। if there is a positron decay in that case z becomes z minus 1, ठीक है। if this is beta plus, ठीक है। if there is a gamma decay z becomes z जो है सेम ही रहेगा, ठीक है। एंड फाइनली वन मोर टर्म, अगर k इलेक्ट्रॉन कैप्चर है तो उस केस में z इज या z कन्वर्ट्स टू सेम z माइनस 1, ठीक है। तो अब देखो ग्रुप डिस्प्लेसमेंट लॉ क्या बोलता है। देखो मैं आपको एक बताऊंगा, बाकी सारे आप खुद से बता सकते हो, ठीक है। ग्रुप डिस्प्लेसमेंट लॉ क्या बोलता है कि लेट्स से इफ देयर इज एन एलिमेंट x प्रेजेंट इन द पीरियोडिक टेबल, ठीक है। ग्रुप डिस्प्लेसमेंट लॉ जो है वो पीरियोडिक टेबल को रिलेट करता है। ये क्या बोलता है कि if there is an element x in the periodic table, ठीक है, and it undergoes, हम कोई सा भी ले सकते हैं, let's say मैंने यहाँ पे लिया बीटा माइनस, ठीक है। so if there is an element so if there is an element x present in the periodic table and if it undergoes beta minus decay, ठीक है, तो जो एलिमेंट प्रोड्यूस होगा, जो एलिमेंट प्रोड्यूस होगा उसका पोजीशन, ठीक है, उसका पोजीशन विथ रिस्पेक्ट टू एक्स क्या होगा, राइट, लेफ्ट, टॉप, बॉटम क्या होगा। ठीक है, अगर सपोज करो x जो है वो बीटा डिके करता है, इसका मतलब क्या आएगा कि x का एटॉमिक नंबर जो है वो एक से इंक्रीज करेगा। एंड पीरियोडिक टेबल में फ्रॉम लेफ्ट टू राइट क्या होता है, z का वैल्यू एक एक से इंक्रीज करता है, ठीक है। तो इन केस ऑफ बीटा माइनस डीके व्हाट डज ग्रुप डिस्प्लेसमेंट लॉ स्टेट, और व्हाट इज ग्रुप डिस्प्लेसमेंट लॉ सेइंग? Group displacement law in case of beta minus decay says that beta minus decay says that the daughter nuclide, डॉटर न्यूक्लाइड का मतलब क्या होता है, GHDR। तो डॉटर न्यूक्लाइड का मतलब क्या होता है, अगर X है, X Y को फॉर्म कर रहा है तो Y इज योर डॉटर न्यूक्लाइड, ठीक है, X इज योर पेरेंट न्यूक्लाइड। ध्यान में रखना आपको, जो फॉर्म होता है दैट इज डॉटर, ठीक है, जहां से फॉर्म होता है दैट इज पेरेंट। So if an element X undergoes beta decay, then the daughter nuclide is present one position to the right of parent nuclide, ठीक है, सभी को समझ में आया? ठीक है, अब देखो बाकी का अब आप मुझे खुद ही बता सकते हो। अगर सपोज करो इट इंस्टेड अंडरगोज बीटा प्लस डीके, तो फिर डॉटर न्यूक्लियर का पोजीशन क्या होगा बताओ? वन पोजीशन टू द लेफ्ट, ठीक है, वन पोजीशन टू द लेफ्ट। अगर यही चीज सपोज करो के इलेक्ट्रॉन कैप्चर होता तो फिर, ठीक है, अगेन वन पोजीशन टू द लेफ्ट, ठीक है। यहीं पर ही अगर अल्फा डीके होता तो फिर, ठीक है, अगर अल्फा डीके होता तो फिर टू पोजीशन टू द लेफ्ट। एंड अगर गामा डीके होता तो फिर, अगर गामा डीके होता तो फिर सेम पोजीशन, ठीक है।
आप ये खुद से लिख सकते हो, मैं आप पे छोड़ दूं। आप पे छोड़ दूं या फिर चलो मैं आपको रफली बता ही देता हूँ। ठीक है, इन केस ऑफ अ बीटा माइनस डीके इट इज प्रेजेंट वन पोजीशन टू द राइट ऑफ पेरेंट न्यूक्लाइड। ठीक है, चलो मैं लिख ही देता हूँ, फटाफट हो जाएगा। ठीक है, इन केस ऑफ बीटा प्लस और के इलेक्ट्रॉन कैप्चर द डॉटर न्यूक्लाइड, लिख लो 2 मिनट लगेगा। ठीक है, द डॉटर न्यूक्लाइड इज वन पोजीशन टू द लेफ्ट, ठीक है, इज वन पोजीशन टू द लेफ्ट ऑफ पेरेंट न्यूक्लाइड इन केस ऑफ गामा डीके। ठीक है, the daughter nuclide and parent nuclide occupy the same position, and in case of alpha decay the daughter nuclide occupies 2 position to the left। ठीक है, 2 position to left लिख लो। लिख लिया या लिख लोगे, हो जाएगा। ठीक है, इसी ग्रुप डिस्प्लेसमेंट लॉ को हो सकता है कि आप इस नाम के जगह हो सकता है दूसरे नाम से पढ़ो, दैट इज रथरफर्ड, रथरफर्ड सॉडी रूल्स। ठीक है, दिस इज एग्जैक्टली सेम एज ग्रुप डिस्प्लेसमेंट लॉ। तो अगर आप ये पढ़ो, मतलब अगर आपको क्वेश्चन में ये मिले या फिर आपको ये मिले, दोनों का मीनिंग जो है एग्जैक्टली सेम ही है। ठीक है, ग्रुप डिस्प्लेसमेंट लॉ और रथरफोर्ड सॉडी रूल्स। डन। ऑब्वियसली ऑब्वियसली आप ऐसा केस नहीं लोगे। ठीक है, ऐसे तो आप ऑब्वियसली जितने भी एज केसेस है, जितने भी कॉर्नर्स में होंगे, उसका तो आप कुछ नहीं बोल सकते, तो नेचुरली आप ऐसा केस नहीं लोगे, यहाँ पे आप एक जनरल केस ले लो। ठीक है, सो मूविंग ऑन, मूविंग ऑन, इसके अलावा देखो हमें कुछ डिफरेंसेस लिखने हैं। ठीक है, सो आप एक टेबल बना लो, टेबल में होंगे 4 कॉलम्स। ठीक है, द फर्स्ट कॉलम इज ओनली कैरेक्टरिस्टिक। ठीक है, आप चाहे तो इसको एक ही वर्ड लेंथ का कॉलम बना सकते हो। द फर्स्ट कॉलम रिक्वायर्स ओनली वन वर्ड, तो आप उसके हिसाब से बनाओ। ठीक है, देन वी हैव टू राइट द डिफरेंसेस बिटवीन, एक सेकेंड, देन वी हैव टू राइट द डिफरेंस बिटवीन अल्फा, बीटा एंड गामा। ठीक है, यहाँ पे आपको प्रॉपर एक एक सेंटेंस लिखना है, तो आप उसके हिसाब से गैप छोड़ो। ठीक है, एंड वी विल डिस्कस कि कौन सा एटम किस तरह का डीके शो कर सकता है। ठीक है, दिस विल डिस्कस थोड़ा सा आगे। फिलहाल के लिए आप एक टेबल बना लो, 4 कॉलम्स। ठीक है, फर्स्ट कॉलम कैरेक्टरिस्टिक, देन नेक्स्ट 3 अल्फा बीटा गामा। बना लिया? ओके, लेट्स स्टार्ट। सो फर्स्ट कैरेक्टरिस्टिक इज चार्ज। अब आप बताते जाओ, एन अल्फा पार्टिकल पे चार्ज कितना होगा बताओ। अल्फा पार्टिकल पे चार्ज इज वेरी डिफिकल्ट, करेक्ट, +2। बीटा पार्टिकल पे चार्ज इज फटाफट, करेक्ट, -1। एंड गामा पे चार्ज इज 0। ठीक है, लिख लिया सभी ने चार्ज? लिख लिया? ठीक है, नाउ द नेक्स्ट टर्म इज मास। अल्फा पार्टिकल का मास इज
ठीक है। अल्फा पार्टिकल का मास आप लिखते हो 4 यूनिट्स। ठीक है, आप 4 AMU मत लिखो, आप 4 यूनिट्स ही लिखो। ठीक है। बीटा पार्टिकल का मास इज, बीटा पार्टिकल का मास हम क्या कंसिडर करते हैं, जो हमने पहले इक्वेशन लिखा था, करेक्ट, 1/1800 इज करेक्ट। ठीक है, लेकिन इन जनरल यहाँ पे आप हमेशा ऑप्शंस चेक करोगे एंड आपको ऑप्शन में हमेशा 0 ही मिलेगा। ठीक है, सो यू शुड ऑलवेज मेंशन 0 अनटिल एंड अनलेस आपको ये वैल्यू दिया गया हो तो। ठीक है, अगर आपके पास ऑप्शन ऐसे है कि 0 एंड 1/1837 AMU, अगर ये दिया हुआ है तब जाके आप ये सिलेक्ट करो, लेकिन ये जनरली नहीं दिया हुआ रहेगा, आपको यही वाला सिलेक्ट करना होगा। ठीक है, एंड गामा पार्टिकल का मास इज, गामा पार्टिकल का मास कितना है, गामा पार्टिकल का मास कितना आएगा, या गामा रेस का कितना आएगा, गामा पार्टिकल मास कितना, क्या कर रहे हो, गामा रेस का मास होता है, अगली बार तुम थोड़ा अपना ट्यूबलाइट से लाइट सेव करके लेकर आना। तो गामा रेज हैव अ मास 0। सही है, किसी को डाउट है क्या? करेक्ट, जो आपने बोला दैट इज करेक्ट कि बीटा पार्टिकल का चार्ज जो है दैट इज +1 इन केस ऑफ बीटा प्लस, लेकिन इन जनरल अगर कुछ भी मेंशन नहीं है तो आप हमेशा बीटा माइनस ही लोगे। यहाँ पे आप कोई भी यूनिट यूज नहीं कर रहे हो। यहाँ तक लिख लिया? ठीक है, नेक्स्ट इज स्पीड और वेलोसिटी, एक ही बात है। अब अल्फा बीटा गामा, इन तीनों में से फास्टेस्ट कौन सा होगा बताओ? ठीक है, ऑब्वियसली इन तीनों में से फास्टेस्ट जो है वो गामा होगा। ठीक है, गामा ट्रेवल्स विथ द स्पीड ऑफ, गामा की स्पीड से ट्रेवल कर रहा होगा। करेक्ट, गामा ट्रेवल्स विद द स्पीड ऑफ लाइट। ठीक है, गामा ट्रेवल्स विद द स्पीड ऑफ लाइट और द स्पीड ऑफ गामा इज मैक्सिमम। ठीक है, द स्पीड ऑफ अल्फा पार्टिकल्स इज मिनिमम। ठीक है, एंड द स्पीड ऑफ बीटा पार्टिकल्स इज इन बिटवीन। ठीक है, तो मैं यहाँ पे इसको ऐसे लिख रहा हूँ। ठीक है, दिस मीन्स इन बिटवीन। लेकिन अगर आपको फिर भी एक्चुअल वैल्यू चाहिए तो इसका एक्चुअल वैल्यू आपको ऑलरेडी पता है। ठीक है, इसका जो आप जनरली वैल्यू देखोगे, ठीक है, जनरली जो आप वैल्यू देखोगे दैट विल बी बिटवीन 2.3 to 2.6 into 10 to the power 8 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, इन जनरल दिस इज द जनरल वैल्यू, हमेशा आपको इसके अंदर का ही बीचोमेट्रिक वैल्यू मिलेगा। ठीक है, एंड द स्पीड ऑफ अल्फा पार्टिकल्स इज इन जनरल 2 into 10 to the power 7 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, लिख लो। ऑब्वियसली दीज आर वेरी रफ वैल्यूज। ठीक है, बट याद कर लो। लिख लिया? ठीक है, नेक्स्ट प्रॉपर्टी इज डिफ्लेक्शन। नेक्स्ट प्रॉपर्टी इज डिफ्लेक्शन। डिफ्लेक्शन के दो पार्ट्स हैं। ठीक है, डिफ्लेक्शन इन पॉइंट नंबर 1 इलेक्ट्रिक फील्ड, इलेक्ट्रिक फील्ड। ठीक है, पॉइंट नंबर 2 मैग्नेटिक फील्ड। ठीक है, आप लोगों ने फिजिक्स में मैग्नेटिक फील्ड पढ़ लिया क्या? नहीं पढ़ा? चलो ठीक है, ठीक है, ठीक है, आप एटलीस्ट इलेक्ट्रिक फील्ड का तो मुझे बता ही सकते हो इजीली। ठीक है, आप मुझे इलेक्ट्रिक फील्ड का तो डेफिनेटली बता सकते हो। ठीक है, इफ लेट्स से, इफ लेट्स से दिस इज योर इलेक्ट्रिक फील्ड, यहाँ पे पॉजिटिव एंड है, यहाँ पे नेगेटिव एंड है। ठीक है, एंड अगर एक अल्फा पार्टिकल इस वेलोसिटी के साथ मूव कर रहा है, ठीक है, सो अगर ये इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं होता तो अल्फा पार्टिकल का पाथ जो है वो ये होना चाहिए था, अगर इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं होता तो। ठीक है,
अब अगर इलेक्ट्रिक फील्ड है, will the alpha particle still follow its original path or will it be deviated? ठीक है, it will be deviated, ठीक है, or it will be deflected towards which side? ठीक है, it will be deviated towards right, या यहाँ पे बेटर होगा this will be deviated towards the negative plate. ठीक है, so electric field में this will show deflection. ठीक है, this will show deflection. यूजुअली इतना ही काफी होता है, बट फिर भी आप चाहे तो एक और पॉइंट मेंशन कर सकते हो कि this will show deflection towards negative charge. ठीक है, और towards negative plate. हालांकि ये पर्टिकुलर पॉइंट जरूरी नहीं है, पर ठीक है, चलता है. ठीक है, सेम चीज अगर आप इंस्टेड अल्फा की जगह अगर एक बीटा पार्टिकल होता, विल इट शो डिफ्लेक्शन और विल इट गो स्ट्रेट? यस, क्या होता है भाई, डिफ्लेक्शन या स्ट्रेट? ठीक है, सो बीटा पार्टिकल आल्सो विल डिफ्लेक्ट. ठीक है, सो बीटा पार्टिकल विल आल्सो शो डिफ्लेक्शन and in this case this will deflect towards the positive charge. ठीक है, what about gamma particles? What about gamma rays? ठीक है, करेक्ट. गामा रेज के केस में देयर इज नो डिफ्लेक्शन. ठीक है, गामा रेज के केस में देयर इज नो डिफ्लेक्शन. मैग्नेटिक फील्ड का चलो ठीक है, वैसे तो आप आगे पढ़ोगे, बट एक पॉइंट आपको सिर्फ ध्यान में रखना है, आपको सिर्फ एक ही पॉइंट ध्यान में रखना है. इन केस ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, ठीक है, इन केस ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, इफ द पार्टिकल इज चार्ज्ड इट विल डिफ्लेक्ट, इफ इट इज नॉट चार्ज्ड इट विल नॉट डिफ्लेक्ट. ठीक है, अभी के लिए आप ये एक ही सेंटेंस ध्यान में रखो. तो अगर चार्ज पार्टिकल है तो वो डिफ्लेक्ट करेगा, सो अल्फा विल डिफ्लेक्ट और नॉट डिफ्लेक्ट? अल्फा विल डिफ्लेक्ट बीटा, बीटा विल आल्सो डिफ्लेक्ट गामा, गामा के केस में नो डिफ्लेक्शन. ठीक है, कंप्लीट कर लो. आप मैग्नेटिक फील्ड के लिए ये चीज लिख सकते हो, इफ अ पार्टिकल इज चार्ज्ड एंड if a particle is charged and is in motion it shows deflection. बट ये आप आगे फिजिक्स में कवर करोगे. कंप्लीट हो गया. यहाँ पे कंप्लीट. ठीक है, द नेक्स्ट प्रॉपर्टी इज, द नेक्स्ट प्रॉपर्टी इज, पहले आप लिख लो फिर मैं एक्सप्लेन करूंगा. ठीक है, द नेक्स्ट प्रॉपर्टी इज आयोनाइजिंग पावर. ठीक है, द नेक्स्ट प्रॉपर्टी इज, अच्छा चलो दोनों एक साथ ही लिख लो. नेक्स्ट प्रॉपर्टी इज आयोनाइजिंग पावर. ठीक है, इसके बाद द नेक्स्ट प्रॉपर्टी इज पेनिट्रेशन पावर. ठीक है, आयोनाइजिंग पावर एंड पेनिट्रेशन पावर अलग अलग प्रॉपर्टीज है. ठीक है, ओके, सो आयोनाइजिंग पावर का मतलब क्या होता है? आयोनाइजिंग पावर का मतलब होता है कि इफ दिस रे, आयोनाइजिंग पावर का मतलब होता है इफ दिस रे इज पास्ड थ्रू अ गैस, if this ray is passed through a gas will the gas molecules be ionized. यानी का मतलब कि अगर सपोज करो मेरे पास ये बॉक्स है, ठीक है, इस बॉक्स में लेट्स से कि मेरे पास हाइड्रोजन गैस प्रेजेंट है. ठीक है, आई हैव H2 गैस प्रेजेंट इन दिस बॉक्स. ठीक है, एंड अगर मैं यहाँ पे इन रेज को पास कर रहा हूँ, ठीक है, आई कैन आइदर पास अल्फा और बीटा और गामा. ठीक है, एंड इफ दिस H2, ठीक है, कन्वर्ट्स टू H प्लस, तो ऐसे केस में ये क्या हो रहा है, ये आयोनाइज हो रहा है. ठीक है, तो दिस इज कॉल्ड एज आयोनाइजेशन पावर. दिस इज कॉल्ड एज आयोनाइजेशन पावर. तो अगर कोई पार्टिकल है जो कि ज्यादा आयोनाइज कर सकता है तो इट्स आयोनाइजेशन पावर विल बी हाई. एंड अगर कोई पार्टिकल है जो कि बिना आयोनाइज करे थ्रू हो जाएगा, ठीक है, बिना आयोनाइज करे थ्रू हो जाएगा, तो इन दैट केस इट्स आयोनाइजेशन पावर विल बी लो. ठीक है, नाउ what do you think between alpha, beta and gamma which should have highest ionization power? ठीक है, यहाँ पे देखो अल्फा पार्टिकल के पास हाईएस्ट आयोनाइजेशन पावर होगा. ठीक है, व्हाई? बिकॉज अल्फा पार्टिकल इज चार्ज्ड. ठीक है, सो इट हैज द ग्रेटेस्ट टेंडेंसी, ठीक है, इट हैज द ग्रेटेस्ट टेंडेंसी टू एक्सट्रैक्ट इलेक्ट्रॉन्स फ्रॉम एनी गैस. ठीक है,
So alpha particle has the maximum ionization power, ठीक है. Gamma particles have minimum ionization power and beta particles have in between, ठीक है. लेकिन यहाँ पे अब आप एक और चीज भी आप ध्यान में रखो कि अगर सपोज करो मैं बीटा को स्टैंडर्ड लेता हूं, अगर सपोज करो मैंने बीटा को स्टैंडर्ड लिया, तो अल्फा जो है वो बीटा का 100 टाइम्स होता है, ठीक है. एंड गामा जो है वो बीटा का डिवाइडेड बाय 100 टाइम्स होता है. पहले आप ये लिख लो, ठीक है. मैंने यहाँ पे बीटा को स्टैंडर्ड लिया है तो अल्फा इज 100 टाइम्स, ठीक है. गामा इज 1/100 टाइम्स. पहले आप ये लिख लो. लिख लिया? ठीक है. तो इसका मतलब क्या है इस चीज का, या इस इंफॉर्मेशन का मतलब क्या है कि अगर सपोज करो आपके पास बीटा पार्टिकल है, ठीक है, सपोज करो कि आपके पास बीटा पार्टिकल है जिसका कि आयोनाइजेशन पावर इज फॉर एग्जांपल 20 यूनिट्स, ठीक है. चलो इसको 200 कर देते हैं, ठीक है. बीटा पार्टिकल है जिसका कि आयोनाइजेशन पावर इज 200 यूनिट्स, ठीक है. तो फिर गामा का आयोनाइजेशन पावर कितना आ जाएगा बताओ? करेक्ट. गामा इज बीटा बाई 100, ठीक है. तो ये क्या आ जाएगा? 2 यूनिट्स आ जाएगा, ठीक है. एंड इसी में अल्फा का कितना आ जाएगा बताओ? करेक्ट, अल्फा विल बी 200 इंटू 100. इज दिस क्लियर? ठीक है. लेट्स टेक वन मोर एग्जांपल. अगर सपोज करो अल्फा, ठीक है, अगर सपोज करो अल्फा का आयोनाइजेशन पावर इज 4000 फॉर एग्जांपल, ठीक है. तो फिर बीटा का आयोनाइजेशन पावर कितना आएगा बताओ? बीटा का आयोनाइजेशन पावर आ जाएगा 40, ठीक है. एंड गामा का कितना आ जाएगा बताओ? 0.4, ठीक है. अब ये सभी को समझ में आया? ओके. सो नाउ द नेक्स्ट टर्म इज पेनिट्रेशन पावर. दिस इज वेरी वेरी सिंपल, ठीक है. अब ये चीज आपको ऑलरेडी पता है, ठीक है. जैसे कि अगर सपोज करो एक्स रे मशीन है, ठीक है, या एक्स रे है या गामा रे है, आपने डेफिनेटली कोई ना कोई मूवी में देखा होगा कि अगर कहीं पे गामा रे हो रहा है या रेडियो एक्टिविटी हो रहा है, या अगर आप लोगों ने चेरनोबिल देखा है तो उसमें कौन सा एलिमेंट यूज करते हैं टू प्रिवेंट रेडियो एक्टिव रेज फ्रॉम एस्केपिंग? और फॉर शील्डिंग विच एलिमेंट डू यू यूज फॉर रेडियो एक्टिव शील्डिंग? ठीक है, ये आप सभी को पता है कि वी यूज लेड फॉर रेडियो एक्टिव शील्डिंग, ठीक है. तो पेनिट्रेशन पावर का मतलब क्या होगा कि अगर सपोज करो कि ये एक लेड वॉल है, ठीक है, सपोज करो कि दिस इज अ थिक लेड वॉल, ठीक है. सो दिस इज लेट्स से रे नंबर 1 जो है वो यहाँ पे आके रुक गया, ठीक है. रे नंबर 1 स्टॉप हियर, ठीक है. लेट्स से रे नंबर 2, ठीक है, रे नंबर 2 स्टॉप हियर. एंड लेट्स से कि रे नंबर 3 स्टॉप हियर, ठीक है. तो अब इसमें से मैक्सिमम पेनिट्रेशन पावर किसका आएगा? आपको दिख ही रहा है, मैक्सिमम पेनिट्रेशन पावर जो है वो रे 2 का आएगा. मिनिमम विल बी, मिनिमम जो है वो रे 1 का आएगा. एंड रे 3 विल बी इन बिटवीन, ठीक है. तो अब उसी तरह से अल्फा बीटा गामा का आपको जो भी प्रॉपर्टीज पता है उसके हिसाब से मैक्सिमम पेनिट्रेशन पावर किसका आना चाहिए? ऑब्वियसली यहाँ पे गामा का जो है दैट शुड बी मैक्सिमम, ठीक है. मिनिमम किसका आएगा? अल्फा. तो दिस शुड बी मिनिमम एंड दिस इज इन बिटवीन, ठीक है. उसके अलावा पेनिट्रेशन पावर में इसका एग्जैक्ट ऑपोजिट होता है, यानी कि इफ दिस इज x देन दिस इज 100x, ठीक है. एंड दिस इज x/1. अभी कर लो. कंप्लीट.
ओके, द नेक्स्ट इज रेंज। रेंज इज वेरी सिंपली वो कितने दूर तक ट्रैवल कर सकता है। ठीक है, तो यहाँ पे सबसे ज्यादा कौन सा ट्रैवल कर सकता है? ठीक है, ऑब्वियसली गामा, सो दिस इज मैक्स। अब आपको ट्रेंड पता है, दिस इज मिनिमम एंड दिस इज इन बिटवीन। ठीक है, इसका कोई स्पेसिफिक रेंज है नहीं, तो आपको यहाँ पे रेंज मेंशन करने की जरूरत नहीं है। ठीक है, यू शुड ओनली नो द ट्रेंड। डन। ठीक है, एंड लास्ट, लास्ट वाला पॉइंट देखो। लास्ट वाला पॉइंट क्या है? जब हमने एटॉमिक स्ट्रक्चर में डिस्कस किया था रदरफोर्ड मॉडल, रदरफोर्ड मॉडल, ठीक है, तो रदरफोर्ड मॉडल का सेटअप क्या था, उसमें आपने क्या क्या यूज किया था बताओ? रदरफोर्ड मॉडल में आपने क्या क्या यूज किया था? करेक्ट, मोस्ट इंपॉर्टेंट गोल्ड फॉइल, देन अल्फा रे गन, करेक्ट, एंड ZNS। ठीक है, ZNS का प्रॉपर्टी क्या था बताओ? व्हाट वाज द प्रॉपर्टी ऑफ ZNS और व्हाट वाज द प्रॉपर्टी ऑफ ZNS स्क्रीन? वो करेक्ट टर्म क्या है? व्हाट वाज द टर्म? करेक्ट, द टर्म वाज फ्लोरोसेंस। ठीक है, अब मैं इसकी स्पेलिंग का मैं श्योर नहीं हूं, तो आप चेक कर लेना। ठीक है, और इसमें ऑटो करेक्ट भी नहीं है। सो द टर्म इज फ्लोरोसेंस। नाउ द क्वेश्चन इज बिटवीन अल्फा बीटा एंड गामा विच वुड शो फ्लोरोसेंस। ठीक है, यहाँ पे ओ आएगा क्या? ठीक है, जो भी। अच्छा, यहाँ पे एक और ओ आएगा। ओके, ओके, सो बिटवीन अल्फा बीटा एंड गामा, ठीक है, कौन कौन से फ्लोरोसेंस शो करेंगे, या मैक्सिमम कौन सा शो करेगा? ठीक है, आपको ऑब्वियसली पता है, अगर रदरफोर्ड मॉडल में अल्फा पार्टिकल्स यूज किया गया है, तो नेचुरली अल्फा पार्टिकल्स का ही फ्लोरेसेंस जो है वो मैक्सिमम होना चाहिए। ठीक है, उसके बाद मिनिमम जो है दैट इज फॉर गामा रेस। ठीक है, एंड बीटा पार्टिकल्स जो है दैट इज इन बिटवीन। ठीक है, कंप्लीट कर लो, आप इसकी स्पेलिंग चेक कर लेना। जो भी है, जो भी है। कंप्लीट हुआ गया। गामा का फ्लोरेसेंस, अच्छा ये, ठीक है, ठीक है, ठीक है, मिलेगा। ठीक है, इसका कोई रीजन नहीं है, ये चीज आप याद करो। डन। डू यू गाइस वांट अ ब्रेक? ब्रेक चाहिए? ठीक है, आई थिंक वी कैन टेक अ ब्रेक। ठीक है, सो we'll कंटिन्यू एट 11:30। ठीक है, we'll कंटिन्यू एट 11:30।
लेट्स कंटिन्यू. तो वी हैव टू डिस्कस अ ग्राफ. ठीक है, ऑल ऑफ यू आर बैक. ठीक है, सो वी हैव टू डिस्कस दिस ग्राफ. ठीक है, अब ये ग्राफ जो है ये प्रैक्टिकल ऑब्जर्वेशन है कि कौन से एलिमेंट्स रेडियो एक्टिविटी शो कर रहे हैं एंड कौन से एलिमेंट्स रेडियो एक्टिविटी शो नहीं कर रहे हैं. ठीक है, तो सबसे पहले आप अगर इस ग्राफ को देखोगे, ग्राफ में क्या है, ग्राफ में वाई एक्सिस में यू हैव नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स एंड ऑन द एक्स एक्सिस यू हैव नंबर ऑफ प्रोटॉन्स. ठीक है, सो यहाँ पे देखो आपका फर्स्ट लाइन क्या है, n बाई पी इज इक्वल टू 1. n बाई पी इज इक्वल टू 1 का मतलब क्या होगा, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स इज इक्वल टू नंबर ऑफ प्रोटॉन्स. ठीक है, उसके अलावा ये ग्राफ जो है वो n बाई पी इज इक्वल टू 1 के ऊपर जा रहा है. ठीक है, इसका मतलब इस जोन में n बाई पी का वैल्यू ग्रेटर देन 1 होगा या फिर लेस देन 1 होगा. इस जोन में ऑब्वियसली ग्रेटर देन 1 होगा. ठीक है, अब देखो यहाँ पे क्या होता जा रहा है, जैसे कि अगर आप एग्जाम्पल लेते जाओगे. ठीक है, लेट्स टेक द एग्जाम्पल ऑफ चलो ठीक है, हम स्टार्ट करते हैं विद कैल्शियम. ठीक है, इन केस ऑफ कैल्शियम, कैल्शियम इज 20 एंड 40. ठीक है, तो कैल्शियम के केस में अगर आप n बाई पी रेशियो निकालोगे तो फिर क्या आएगा बताओ. कैल्शियम के केस में n बाई पी रेशियो इज 1. ठीक है, ओके. देन लेट्स टेक आयरन, Fe इज 26 एंड 30. यहाँ पे अगर आप n बाई पी रेशियो निकालोगे तो फिर क्या आएगा, ग्रेटर देन 1, लेस देन 1, इक्वल टू 1. क्या कर रहे हो, ओए क्या कर रहे हो, मैथ्स भूल गए क्या आप सभी. सॉरी सॉरी सॉरी, पर ये गलत है. दिस इज 56, दिस इज 56. क्या आएगा बताओ. ठीक है, सो दिस विल बी ग्रेटर देन 1. ठीक है, एंड लेट्स से, अच्छा वैसे चलो आप चाहे तो यहाँ पे वैल्यू से, दिस इज 30 बाई 26. ठीक है, एंड लेट्स से अगर आप ब्रोमीन लेते हो. ठीक है, सो ब्रोमीन इज 35 एंड 80. यहाँ पे आपका n बाई पी रेशियो क्या आएगा, ग्रेटर देन 1, लेस देन 1 एंड सो ऑन. ठीक है, यहाँ पर भी आएगा ग्रेटर देन 1. ठीक है, एंड अगर आप इसका रेशियो एंड इसका रेशियो कंपेयर करते हो तो किसका वैल्यू ग्रेटर आएगा बताओ, ब्रोमीन का या आयरन का. ठीक है, अगर आप कंपेयर करोगे तो ब्रोमीन का n बाई पी रेशियो जो है वो ग्रेटर आ रहा है. ठीक है, तो ये ग्राफ जो है, ये ग्राफ एग्जैक्टली वही रिप्रेजेंट कर रहा है. ठीक है, ये ग्राफ का ये जो ब्लू पोर्शन है, ठीक है, जो ब्लू पोर्शन है वो n बाई पी या स्टेबल n बाई पी रिप्रेजेंट करता है. ठीक है, कहने का मतलब अगर आपको पूछा जाए कि इज प्लूटोनियम रेडियो एक्टिव, तो प्लूटोनियम क्या आएगा, रेडियो एक्टिव आएगा या नहीं आएगा. प्लूटोनियम इज रेडियो एक्टिव, यस नो. प्लूटोनियम इज रेडियो एक्टिव. ठीक है, अगर आपको यूरेनियम पूछा जाए तो फिर रेडियो एक्टिव, यस नो. ठीक है, यूरेनियम इज ऑल्सो रेडियो एक्टिव. लेकिन अगर आपको सोडियम पूछा जाए, इज सोडियम रेडियो एक्टिव. ठीक है, सोडियम इज नॉट रेडियो एक्टिव. अगर आपको पूछा जाए लेट्स से आर्गन, आर्गन रेडियो एक्टिव है क्या. ठीक है, आर्गन भी रेडियो एक्टिव नहीं है. व्हाट इज द लास्ट नॉन रेडियो एक्टिव एलिमेंट, लास्ट नॉन रेडियो एक्टिव, आप लोग को पता होना चाहिए. लास्ट नॉन रेडियो एक्टिव एलिमेंट या हेवीएस्ट, या हेवीएस्ट नॉन रेडियो एक्टिव एलिमेंट. ठीक है, सो ठीक है, अब ये चीज आप याद रख लो. द हेवीएस्ट नॉन रेडियो एक्टिव एलिमेंट इज लेड. ठीक है, हमने कई बार एग्जांपल किया कि यूरेनियम गिव्स यू लेड. ठीक है, द हेवीएस्ट नॉन रेडियो एक्टिव एलिमेंट इज लेड. हो सकता है कि कई बार आप देखो बिस्मथ. ठीक है, हो सकता है कि आप कई बार देखो बिस्मथ. ठीक है, वैसे आप लेड ही ध्यान में रखो बिस्मथ का, क्योंकि एक ही पर्टिकुलर आइसोटोप होता है जो कि नॉन रेडियो एक्टिव है. ठीक है, सो द हेवीएस्ट known element which is non-radioactive, the heaviest known element which is not radioactive is lead. आप सभी को आवाज क्लियरली आ रहा है ना, सभी को क्लियरली आ रहा है. ठीक है, you might need to refresh. ठीक है, so the heaviest
हेवीएस्ट नॉन रेडियोएक्टिव एलिमेंट इज लेड। ठीक है, बिस्मथ का एक ही आइसोटोप होता है जो कि नॉन रेडियोएक्टिव होता है। इसके ऊपर जितने भी एलिमेंट्स है वो सारे के सारे रेडियोएक्टिव ही होते हैं। ठीक है, ओके, नाउ लेट्स टेक वन मोर एग्जांपल। लेट्स से अब ये आप सभी को पता है, अगर मैं आपको दूं कार्बन 12 एंड मैं आपको दूं कार्बन 14, इसमें से कौन सा रेडियो एक्टिव है? ठीक है, आपको आप सभी को ये चीज पता है कि बिटवीन कार्बन 12 एंड कार्बन 14 इज रेडियो एक्टिव। ठीक है, एंड कार्बन 12 इज नॉन रेडियो एक्टिव। एक और एग्जांपल लिया जाए, लेट्स से इफ आई गिव यू हाइड्रोजन एंड ट्रिटियम विच इज रेडियो एक्टिव। अगेन ये भी आपको पता है कि ट्रिटियम जो है वो रेडियो एक्टिव है। तो रेडियो एक्टिविटी हैज समथिंग टू डू विथ द नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स एंड प्रोटॉन्स प्रेजेंट इन द न्यूक्लियस। वो सिर्फ एलिमेंट पे डिपेंड नहीं करता है, वो एलिमेंट का न्यूक्लियर कॉन्फ़िगरेशन यानी कि उसमें कितने न्यूट्रॉन्स एंड प्रोटॉन्स है वो उस पर भी डिपेंड करता है। ठीक है, तो अब ये जो ग्राफ है, ठीक है, ये जो ग्राफ है ये क्या बता रहा है, या जो स्टेबिलिटी बेल्ट है वो क्या बता रहा है कि अगर एक एलिमेंट का न्यूट्रॉन बाई प्रोटॉन रेशियो इस जोन में एग्जिस्ट करता है, ठीक है, अगर वो इस जोन में एग्जिस्ट करता है, सो दैट विल बी स्टेबल। ठीक है, दैट विल बी स्टेबल और दैट विल बी नॉन रेडियो एक्टिव। ठीक है, whatever exists in this blue belt called as stability belt or stability zone, ठीक है, whatever is in this blue belt is non radioactive। ठीक है, जो पार्ट इसके ऊपर है या जो पार्ट इसके नीचे है, ठीक है, that will be radioactive। is this clear? समझ में आ रहा है सभी को? समझ में आया नहीं आया? चलो ठीक है, एक और बार सुनो, एक और बार देखो। कोई भी चीज रेडियो एक्टिव है या नहीं वो सिर्फ एलिमेंट पे डिपेंड नहीं करता है। यहाँ पर भी कार्बन है, यहाँ पर भी कार्बन है, बट ये वाला कार्बन जो है वो रेडियो एक्टिव नहीं है, ये वाला कार्बन जो है वो रेडियो एक्टिव है। ठीक है, सो रेडियो एक्टिविटी डिपेंड्स ऑन द न्यूक्लियर कॉन्फ़िगरेशन, ठीक है, और द नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स प्रोटॉन्स प्रेजेंट इन द न्यूक्लियस। ठीक है, सिमिलरली यहाँ पर भी अगर आप देखोगे तो दोनों एलिमेंट सेम ही है, दोनों केसेस में यू हैव हाइड्रोजन। डिफरेंस क्या है कि न्यूक्लियस में कितने न्यूट्रॉन्स प्रेजेंट है। ठीक है, इन दिस केस देयर आर 0 न्यूट्रॉन्स, इन दिस केस देयर आर 2 न्यूट्रॉन्स। ठीक है, तो रेडियो एक्टिविटी जो है दैट डिपेंड्स ऑन द अमाउंट ऑफ न्यूट्रॉन्स एंड प्रोटॉन्स प्रेजेंट। ठीक है, इफ the amount of neutrons and protons present are in such a way कि रेशियो जो है वो इस जोन में है। ठीक है, अगर n बाई पी रेशियो जो है अगर वो इस जोन में आ रहा है, ठीक है, सो इन दैट केस इट विल बी स्टेबल। ठीक है, इन दैट केस विल बी स्टेबल और नॉन रेडियो एक्टिव। अगर कोई भी चीज इस ब्लू जोन में है तो वो जो है स्टेबल या नॉन रेडियो एक्टिव रहेगा। अगर इस ब्लू जोन के बाहर है, चाहे वो ऊपर हो चाहे वो नीचे हो, ठीक है, वो जो है वो रेडियो एक्टिव रहेगा। समझ में आया? ठीक है, आई विल गिव यू अ कपल ऑफ एग्जांपल्स। ठीक है, रफली आप सभी को समझ में, आई विल गिव यू मोर एग्जांपल्स। अच्छा, तो अब देखो यहाँ पे आपको इसके अलावा क्या, अब देखो इसके अलावा आपको क्या समझना है कि एन बाई पी रेशियो के वैल्यूज क्या क्या है। आपको अलग अलग बुक्स में एन बाई पी इज इक्वल टू 1 इज रेडियो एक्टिव इन दिस जोन। यहाँ पे देखो आपका एन बाई पी जो है इक्वल टू 1 है एंड ये स्टेबिलिटी जोन में ही है। ठीक है, लेकिन यहाँ पे अब आपका एन बाई पी रेशियो इज इक्वल टू 1 जो है वो स्टेबिलिटी बेल्ट के बाहर है। तो इस जोन में हाँ इट इज रेडियो एक्टिव। ठीक है, इन दिस जोन इट इज नॉट रेडियो एक्टिव। ठीक है, ध्यान दो। अब देखो डिपेंड करता है कि एलिमेंट कौन सा है। यहां पे अगर आप देखोगे, यहां पे अगर आप देखोगे तो आपका, ठीक है, यहां पे अगर आप देखोगे तो फ्रॉम हियर टू हियर,
ठीक है। फ्रॉम हियर टू हियर आप देख रहे हो कि जो स्टेबिलिटी जोन है उसमें आपका n बाई पी इज इक्वल टू 1 जो है वो लोअर बाउंड है, लोअर बाउंड या लोअर बाउंड्री है, यस नो। ठीक है, अगर आप ये स्टेबिलिटी बेल्ट देखते हो, अगर सपोज कर आप इसको बोलते हो अपर बाउंड्री, इसको अगर आप बोलते हो लोअर बाउंड्री, ठीक है, तो इस पोजीशन तक लोअर बाउंड्री जो है वो क्या होगा, लोअर बाउंड्री वाज n बाई पी इज इक्वल टू 1, ठीक है, इस पोजीशन तक। एंड ऑब्वियसली अपर बाउंड्री जो है वो n बाई पी इज इक्वल टू 1 से, सॉरी वो n बाई पी ग्रेटर देन 1 है, ठीक है। सो इन जनरल, इन जनरल जब आपका एटम इज लाइटर, ठीक है, व्हेन योर एटम इज लाइटर the n by p is close to 1, ठीक है, the n by p is close to 1, या हो सकता है कई बार देखो n by p varies from 1 to 1.2, ठीक है, या हो सकता है अलग अलग बुक्स में 1.2, 1.25, 1.3 भी देखो, डजंट मैटर, ठीक है। व्हेन एलिमेंट्स आर लाइट, ठीक है, लाइट एलिमेंट्स यानी कि आपका हो गया आर्गन, कैल्शियम, आयरन, उसके अलावा ऑक्सीजन, कार्बन, दीज आर ऑल लाइट एलिमेंट्स, ठीक है। फिर इसके अलावा जैसे जैसे आपका एलिमेंट्स हेवियर होता जाएगा वैसे वैसे आपका लोअर बाउंड एंड अपर बाउंड दोनों ही जो है वो इंक्रीज करता जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे अगर आप देखोगे, ठीक है, यहाँ पे देखो कि अप टू एटॉमिक नंबर इज इक्वल टू 20 द n बाई p रेशियो इज क्लोज टू 1, यानी कि ये रेशियो जो है दिस इज क्लोज टू 1, ठीक है। बट जैसे जैसे आपका एटम जो है वो हेवियर होता जाएगा, इन दैट केस योर n बाई p रेशियो इज बिटवीन 1 to 1.5, ठीक है। हालांकि ये तो थोड़ा ज्यादा ही ब्रॉड रेंज दे दिया है। इन जनरल इस जोन को, ठीक है, इस जोन को आप बोलोगे एनीवेयर बिटवीन 1.1 से लेके 1.4, ठीक है। बट दीज आर रफ वैल्यूज, कोई फर्क नहीं पड़ता। समझ में आप सभी को? देख लो एक और बार, लोअर जेड पे, ठीक है, बिटवीन 1 से 1.2, ठीक है, हाइयर जेड पे 1.1 से लेके 1.4। आपको अलग अलग बुक्स में अलग अलग डेटा मिलेगा, कोई फर्क नहीं पड़ता, आप कोई सा भी बुक उठा के कोई सा भी डेटा देख सकते हो, डज नॉट मैटर। समझ में आया ना? आई विल गिव यू कपल ऑफ एग्जांपल्स। रफली समझ में आया? ठीक है, तो अब देखो इसका मतलब, अब देखो इसका मतलब क्या होता है कि अगर सपोज करो, अब अब देखो इसका मतलब क्या होता है कि अगर सपोज करो कि आपका कोई भी एक सर्टेन एलिमेंट है x, ठीक है, अगर आपका कोई भी एक सर्टेन एलिमेंट है x, ठीक है, इसका स्टेबल n बाई पी रेशियो जो है, इसका स्टेबल n बाई पी रेशियो जो है दैट इज लेट्स से 1, ठीक है, दैट इज लेट्स से 1। प्रेजेंटली, प्रेजेंटली आपको जो x का आइसोटोप दिया गया है, ठीक है, दिस इज स्टेबल, ठीक है, दिस इज स्टेबल आइसोटोप। प्रेजेंटली आपको जो x का आइसोटोप दिया गया है, इन दैट केस लेट्स से n बाई p इज ग्रेटर देन 1, ठीक है। चलो हम एक एग्जांपल ले ही लेते हैं, सिंपल पड़ेगा आपको, ठीक है, इतना कॉम्प्लिकेटेड देखो। चलो सपोज करो अगर आप कार्बन लेते हो, ठीक है, कार्बन इज 6, ठीक है, कार्बन का स्टेबल आइसोटोप कौन सा है? करेक्ट, कार्बन का स्टेबल आइसोटोप इज 12, ठीक है, दिस इज अ स्टेबल आइसोटोप। स्टेबल आइसोटोप यहाँ पे अगर आप n बाई p रेशियो निकालोगे तो नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स इज 6, ठीक है, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स इज 6, सो n बाई p 1। So in case of this particular element, the n by p ratio or the stability zone is this. समझ में आया ना? ठीक है, तो अगर n by p is not equal to 1, ठीक है, जैसे कि फॉर एग्जांपल अगर आप कार्बन 14 लेते हो, ठीक है, इन दिस केस आपका n by p क्या आ जाएगा, 8 by 6 आ जाएगा, ठीक है, या क्या आ जाएगा 1.33 आ जाएगा, यस नो, ठीक है। नाउ is this value above the stability zone or below the stability zone? Correct, this value is above the stability zone। यहां तक आपको समझ में आया ना? ठीक है, अब देखो अगर ये चीज अबव द स्टेबिलिटी जोन है, ठीक है,
Is this because of excess of neutrons or excess of protons? जो ये above the stability zone है, is this because of excess of neutrons or excess of protons? ठीक है, excess of neutrons. अब जो भी प्रॉब्लम होता है आप हमेशा उसको रेमेडी करते हो, यानी कि यहाँ पे अगर excess of neutrons है, ठीक है, if neutrons is large and protons is less, तो आप इस चीज को रिवर्स करते हो, ठीक है, यानी कि आप न्यूट्रॉन्स को डिक्रीज करते हो एंड प्रोटॉन्स को इंक्रीज करते हो ताकि ये चीज स्टेबल बने. अगर न्यूट्रॉन ज्यादा है और वो अनस्टेबल कर रहा है तो आप क्या बोलोगे, ठीक है न्यूट्रॉन कम कर दो. समझ में आ रहा है? अगर न्यूट्रॉन ज्यादा है जो कि अनस्टेबिलिटी क्रिएट कर रहा है या जो कि इनस्टेबिलिटी क्रिएट कर रहा है, तो ऑब्वियसली न्यूट्रॉन को कम करना होगा, ठीक है, एंड प्रोटॉन को इंक्रीज करना होगा. ठीक है, क्यों? क्योंकि आपको इस रेशियो को डिक्रीज करना है, आपको 1.33 को लेके 1 पे पहुंचाना है. ठीक है, सो इफ यू वांट टू डिक्रीज अ रेशियो, ठीक है, अगर आपको n बाई पी को डिक्रीज करना है तो न्यूट्रॉन का वैल्यू शुड डिक्रीज, ठीक है, एंड प्रोटॉन का वैल्यू शुड इंक्रीज. यस नो? ठीक है, तो अब ऐसा कौन सा डीके है, आपको सारे डीके पता है, ठीक है, आपको अल्फा डीके पता है, आपको बीटा डीके पता है, आपको गामा डीके पता है, ठीक है, ऐसा कौन सा डीके है जिसमें कि न्यूट्रॉन प्रोटॉन में कन्वर्ट हो रहा है? ठीक है, अब देखो आपको क्लियरली पता है कि इन केस ऑफ अ बीटा माइनस डीके, इन केस ऑफ अ बीटा माइनस डीके, अ न्यूट्रॉन कन्वर्ट्स इनटू अ प्रोटॉन. ठीक है, तो देखो यहाँ पे आपका क्या होएगा कि, ठीक है, तो अब देखो यहाँ पे क्या होगा कि यू हैव C14 6, ठीक है, दिस अंडरगोज अ बीटा माइनस डीके. आपका एलिमेंट कौन सा फॉर्म होगा बताओ, कौन सा एलिमेंट फॉर्म होगा बताओ? करेक्ट, नाइट्रोजन विल फॉर्म, दिस विल बिकम 7, दिस विल बिकम 14. ठीक है, तो अब अगर आप यहाँ पे n बाई पी चेक करते हो दिस वाज 1.33, ठीक है, लेकिन अब अगर आप यहाँ पे n बाई पी चेक करोगे तो इसका वैल्यू कितना आएगा बताओ? 1. ठीक है, सो नाउ माय एलिमेंट इज स्टेबल. ठीक है, अब क्योंकि ये एलिमेंट स्टेबल हो गया है तो ये और रेडियो एक्टिविटी शो नहीं करेगा. इज दिस क्लियर? समझ में आया? ठीक है, ये वाला एग्जांपल आप लोग कंप्लीट करो. विल टेक मोर एग्जांपल्स बट पहले आप यहां तक कंप्लीट करो. प्लस न्यूट्रिनो आपको यहाँ पे मेंशन करने का जरूरत नहीं है. ठीक है, प्लस न्यूट्रिनो जो है वो बहुत ही कम जगह मेंशन करना होता है. अनटिल आपको क्वेश्चन में नहीं पूछा है आपको मेंशन करने की जरूरत नहीं. डन? नहीं, ये चीज डिपेंड करता है कि आपको एलिमेंट क्या दिया गया है. यहाँ पर तो आपको पता ही है, यहाँ पे दिस इज अ लाइटर एलिमेंट. लाइटर एलिमेंट है तो इसका n बाई पी 1 ही होना चाहिए. हेवियर एलिमेंट होता तो वैसे केस में आपको कोई ना कोई और इंफॉर्मेशन डेफिनेटली दिया जाएगा. ओके, लेट्स टेक अनदर एग्जांपल. ठीक है, अब देखो आपको कई बार देखते ही समझ में आ जाएगा कि वो किस डायरेक्शन में जाना चाहिए. ठीक है, जैसे कि फॉर एग्जांपल यू हैव अल्यूमिनियम, ठीक है, 1329 फॉर एग्जांपल. ठीक है, या अच्छा इसको 28 कर देते हैं, 28 कर देते हैं. ठीक है, अब देखो आप कैसे प्रेडिक्ट करोगे कि ये किस डायरेक्शन में जाना चाहिए, या ये n बाई पी के नीचे है या ऊपर है? वेरी सिंपली, अल्यूमिनियम का जो स्टेबल आइसोटोप है, ठीक है, उसमें एटॉमिक मास कितना होता? अल्यूमिनियम का जो स्टेबल आइसोटोप है 27 होता. ठीक है, यहाँ पे आपको क्या दिया गया है? 28 दिया गया. समझ में आ रहा है? ठीक है, अगर 27 स्टेबल है, 28 दिया गया है, सो इज दिस अबव द स्टेबिलिटी बेल्ट और बिलो द स्टेबिलिटी बेल्ट? ठीक है, दिस इज ऑब्वियसली अबव द स्टेबिलिटी बेल्ट. एंड आपको समझ में आ ही गया है कि पिछले बार भी क्या था, पिछले बार भी आपका अबव द स्टेबिलिटी बेल्ट था, तो आपने न्यूट्रॉन्स को डिक्रीज किया. ठीक है, तो यहाँ पे अगेन सिंस दिस इज अबव द स्टेबिलिटी बेल्ट आप अगेन एक बीटा माइनस बनाओगे. ठीक है,
सो विच एलिमेंट विल फॉर्म? करेक्ट सिलिकॉन। यहाँ पे आ जाएगा 14, यहाँ पे आ जाएगा 28। समझ में आना सभी को? ठीक है, लेट्स टेक वन मोर एग्जांपल। ओके, let's take ठीक है, अब आप खुद बताओ, दिस इज अबव द स्टेबिलिटी बेल्ट और बिलो द स्टेबिलिटी बेल्ट? ठीक है, ऑब्वियसली आपको पता है कि सोडियम जो है वो 23 होना चाहिए था। ठीक है, लेकिन यहाँ पे क्या है, यहाँ पे 21 है, यानी कि दिस इज ऑब्वियसली बिलो द स्टेबिलिटी बेल्ट। अगर अबव द स्टेबिलिटी बेल्ट आपने बीटा माइनस किया तो फिर बिलो द स्टेबिलिटी बेल्ट क्या आएगा? नेचुरली बीटा प्लस आएगा। ठीक है, या तो बीटा प्लस आएगा या तो की इलेक्ट्रॉन कैप्चर आएगा। ठीक है, बट की इलेक्ट्रॉन कैप्चर यहाँ पे नहीं होता है, की इलेक्ट्रॉन कैप्चर इज इन हेवियर एटम्स। ठीक है, तो यहाँ पर जो है दिस विल अंडरगो बीटा प्लस डीके। इसके आगे का स्टोरी आपको पता है, दिस विल कन्वर्ट टू नियॉन। ठीक है, दिस इज 10, दिस इज 20। सभी को समझ में आ रहा है ना? ठीक है, सो गोइंग बैक टू आवर ग्राफ, ये कंप्लीट हो गया। कंप्लीट हो गया। ठीक है, सो गोइंग बैक टू आवर ग्राफ, यहाँ पे सिर्फ आपको एक और पॉइंट ध्यान में रखना है कि if something is above the stability belt, ठीक है, if something is above the stability belt, तो there's excess of neutrons, so in that case it undergoes beta minus decay। ठीक है, if something is below the stability belt, then it has excess of protons and it undergoes beta plus decay or k electron capture। ठीक है, बट k electron capture जो है वो heavier elements में ही होता है, lighter में generally नहीं होता है। ठीक है, and if the atom is very heavy, ठीक है, if the atom is very heavy then it undergoes alpha decay। ठीक है, क्योंकि अल्फा डिके से क्या होता है कि आप प्रोटॉन्स भी निकालते हो एंड न्यूट्रॉन्स भी निकालते हो। so if a nucleus is very heavy, that is if it has a large number of neutrons and protons, then it undergoes alpha decay। ठीक है, आप लोग ये ग्राफ बना लो। ठीक है, ये ग्राफ आप लोग बना लो, यहाँ पे आप ये सब मेंशन करो, बीटा माइनस अबव, बीटा प्लस बिलो एंड अल्फा व्हेन द एटम और न्यूक्लियस इज वेरी लार्ज। ठीक है, आप लोग ग्राफ एग्जैक्टली ऐसा ही बनाओ, आपको ये मेंशन करेंगे, दिस इज नॉट। कंप्लीट कर लो। डन। ठीक है, सो आई थिंक वी विल स्टॉप हियर। नेक्स्ट क्लास से हम यहीं पर ही कंटिन्यू करेंगे, विल डिस्कस सम थ्योरेटिकल पार्ट।